नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। मसूरी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप उत्तराखंड की फेमस प्लेस मसूरी घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि मसूरी की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी हैं, तो आज हम आपको मसूरी के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और साथ ही हम आपको ये जानकारी भी देंगे कि कैसे आप मसूरी के लिए पहुंच सकते हैं, किस तरह की होटल फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी और बजट फ्रेंडली तरीके से आप कहाँ रुक सकते हैं और अच्छा फूड ट्राई कर सकते हैं और मसूरी घूमने में आपको कितने दिनों की आवश्यकता होगी। ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं मसूरी। आज है हमारा पहला दिन इस ट्रिप का। हम पहुंच चुके हैं देहरादून। आप कहीं पर भी रहते हो, आपको सबसे पहले पहुंचना है देहरादून में, क्योंकि मसूरी के लिए देहरादून से ही जाया जाता है। देहरादून में अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो देहरादून में रेलवे स्टेशन है और साथ ही यहाँ पर एयरपोर्ट भी है। तो अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं, क्योंकि देहरादून एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। और अगर आप मसूरी के लिए डायरेक्ट बस से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से मसूरी तक की डायरेक्ट बसेस चलती हैं, जिससे कि आप बहुत आसानी से मसूरी पहुंच सकते हैं। फिलहाल देहरादून हम पहुंचे हैं बाय ट्रेन, क्योंकि देहरादून में ट्रेन की काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है और आप देहरादून ट्रेन से बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। और देहरादून पहुंचने के बाद हमारे एक्चुअल टूर पैकेज की शुरुआत होती है। हमें लेने आ चुकी है गाड़ी, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है और ये टूर पैकेज हमने बुक किया है फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ, जिसमें हमें कार की फैसिलिटी मिली है और इसमें कई और भी फैसिलिटीज़ हैं जो कि हमें मिलेंगी, जिसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं देहरादून से मसूरी के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 35 किलोमीटर्स का। फाइनली इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम पहुंच चुके हैं मसूरी। और मसूरी में जिस होटल में हम स्टे करने वाले हैं उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये हमारा रूम है मसूरी का और ये काफ़ी लग्जरी है और इसमें साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है और सारी सुविधाएं दी गई हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। नीचे की साइड एक छोटा सा फ्रिज भी दिया गया है, जो कि अगर आप कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो रूम है वुडन फर्निश के साथ है। साथ ही इसका जो टॉयलेट एरिया है वो भी पूरी तरह नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा टॉयलेट एरिया है। इसमें भी साफ़ सफाई का अच्छे से ख्याल रखा गया है। हमारे इस होटल रूम की एक और इम्पॉर्टेंट ख़ास बात यह है कि ये एक बालकनी रूम है और इसकी बालकनी से जो नज़ारा नज़र आता है वो वाकई में बहुत खूबसूरत है। आप मेरे साथ देख पाएंगे ये पहाड़ों का नज़ारा, जो कि यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। और अगर बात करें कि मसूरी में आप कहाँ पर स्टे कर सकते हैं, तो मसूरी में आपको जगह जगह पर होटल्स मिल जाएंगे। कई लोग बताते हैं कि आपको मॉल रोड के पास रहना चाहिए, लेकिन मॉल रोड के पास जो होटल्स हैं वो एक तो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, दूसरी चीज़ मॉल रोड में जो टूरिस्ट वाला व्हीकल होता है, जो येलो प्लेट वाला व्हीकल होता है, वो अलाउड नहीं होता। तो आपको अपना सामान खुद ही कैरी करके ले जाना पड़ सकता है। ऐसा ये प्रॉब्लम आपके साथ देखने मिल सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपको बजट फ्रेंडली तरीके से सस्ता होटल कहां पर मिल जाएगा, तो वो लोकेशन रहेगी घंटा घर के पास में। जो मसूरी का घंटा घर है, जो क्लॉक टावर है, इसके नीचे आप देखेंगे तो कई सारे होटल्स हैं। पूरा एक मार्केट जैसा बना हुआ है जहाँ पर कई सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे। और यही नहीं, इस दूसरी साइड भी आप देखेंगे तो कई सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे और ये होटल्स बड़े किफ़ायती दाम में आपको यहाँ मिल जाते हैं। लगभग 500, 600, 700 रुपये में ईजिली आपको होटल्स मिल जाते हैं ऑफ सीज़न के दौरान। लेकिन ये होटल्स इतने ज़्यादा लग्जरी नहीं होते, लेकिन अगर आप बजट फ्रेंडली तरीके से रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। अदरवाइज़ लग्जरी होटल्स तो यहाँ काफ़ी सारे हैं। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि जब यहाँ सीज़न टाइम होता है तो यही होटलों के रेट 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि जो 500 रुपये का होटल है वो आपको 1500 रुपये तक भी देना पड़ सकता है उसके लिए। और जो लग्जरी कैटेगरी होटल्स हैं उनकी तो बात ही अलग हो गई। तो सीज़न के रेट्स अलग हैं, ऑफ सीज़न के रेट्स अलग हैं, लेकिन
ये एरिया काफ़ी अच्छा है जहाँ पर आपको सस्ते होटल्स मिल जाएंगे। मसूरी घूमने के लिए आप स्कूटी या बाइक ऑन रेंट ले सकते हैं। इस तरह से आपको कई सारी शॉप्स यहाँ पर नज़र आ जाएंगी जहाँ पर स्कूटी और बाइक रेंट पर मिलती हैं। अगर चार्जेस के बारे में बात करूँ तो स्कूटी का चार्ज लगता है 500 रुपीज़ पर स्कूटी का पर डे के हिसाब से। कई तरह के मॉडल्स आपको स्कूटी के यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आप बाइक रेंट पर लेना चाहते हैं तो बाइक का जो चार्ज लगता है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की बाइक ले रहे हैं। बाइक के चार्जेस वेरी करते हैं मॉडल टू मॉडल। 800 से लेकर 1000 रुपये या 1200 1500 तक ये अलग अलग बाइक्स आपको मिल जाती हैं जिन्हें आप रेंट पर ले सकते हैं। लेकिन इनके चार्जेस जब सीज़न टाइम यहाँ होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लगभग डबल चार्जेस हो जाते हैं। यानी कि स्कूटी आपको जो 500 में मिल रही है वो आपको एक तरह से 1000 या 1200 में मिलेगी, और जो बाइक्स हैं उनके भी चार्ज एक तरह से डबल हो जाते हैं। और इनमें आपको पेट्रोल भी खुद ही भराना पड़ता है क्योंकि फ्यूल अपना खुद का रहता है, और इसका फ्यूल आपको 200, 250 या 300 तक आप भरवा सकते हैं, जिसमें कि पूरा मसूरी आप घूम सकते हैं। अब होटल रूम में चेक इन करने के बाद अब हम चल रहे हैं मसूरी को एक्सप्लोर करने। अब मसूरी की एक बहुत फेमस स्थान हम देखने चल रहे हैं जिसका नाम है केम्प्टी फॉल। ये नाम केम्प्टी फॉल क्यों पड़ा इसके बारे में मैं आपको नीचे चलकर जानकारी दूंगा। और ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है टूरिस्ट के बीच में। अगर कोई व्यक्ति मसूरी आता है तो केम्प्टी फॉल ज़रूर देखता है। पहले नीचे चलने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा। केम्प्टी फॉल तक पहुँचने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट रास्ते हैं। एक तरीका तो है बाय रोपवे। आप रोपवे यानी कि उड़न खटोले की सहायता से नीचे की ओर जा सकते हैं केम्प्टी फॉल को देखने। और जो रोपवे का चार्ज लगता है 200 रुपीज़ पर पर्सन का लगता है अप एंड डाउन का। और ये जो रोपवे की सुविधा है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ओपन रहती है, तो आप रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं। लेकिन एक किफ़ायती तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि है स्टेयर्स का, यानी कि आप 250 सीढ़ियाँ पार करके नीचे की ओर बड़ी आसानी से जा सकते हैं। लगभग 1.25 किलोमीटर का, लगभग 1 किलोमीटर से भी कम का ये डिस्टेंस है जिसे आप आसानी से ईजिली पार कर सकते हैं। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं केम्प्टी फॉल के मेन व्यू पॉइंट पर, और यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं हमारे पीछे केम्प्टी फॉल का बेहद खूबसूरत नज़ारा। अब केम्प्टी फॉल पर हम पहुँचे हैं तो इसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी जानते हैं। केम्प्टी फॉल को जो डेवलप किया था वो एक ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा इसे डेवलप किया गया था 1835 के आसपास, और उन ब्रिटिश ऑफिसर का नाम था जॉन मैकनन। और वो यहाँ पर उनके जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर हुआ करते थे उनके साथ टी पार्टी किया करते थे, और साथ ही यहाँ पर कैंपिंग किया करते थे। तो कैंपिंग और टी पार्टी इन दोनों शब्दों को मिलाकर केम्प्टी फॉल रखा गया है। केम्प्टी मतलब कैंप और टी, 2 शब्दों का मेल है केम्प्टी फॉल, जिससे इस जगह का नाम पड़ा है। और केम्प्टी फॉल के पास में आप देखेंगे तो इस तरह का एक तालाब भी बना हुआ है जहाँ पर जो फॉल से पानी आता है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, और इसमें कई सारे लोग आपको नहाते हुए नज़र आएंगे। हालांकि अभी यहाँ पर इतना ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर आप अप्रैल से लेकर जून के महीने तक आते हैं तो पूरा का पूरा केम्प्टी फॉल बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है। और केम्प्टी फॉल में आप देखेंगे तो कई सारी आपको मैगी, चाउमीन इस तरह की दुकानें नज़र आएंगी, कई सारे कैफ़ेज़ नज़र आएंगे। और यहाँ पर अगर आप नहाना चाहते हैं और आप अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा क्लोथिंग ऑफ पेयर नहीं लाए हैं, मतलब कपड़े और एक्स्ट्रा नहीं लाए हैं, तो आप यहाँ से कपड़े किराए पर भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर की साइड भी खाने पीने की दुकानें, मतलब कुल मिला के एक टूरिस्ट प्लेस की जैसा इसको बनाया गया है। केम्प्टी फॉल की अगर हाइट के बारे में मैं बात करूं तो इसकी जो यहाँ से हाइट दिखती है वो लगभग 40 फीट की है, लेकिन ये फॉल बहुत ऊंचाई से गिरता है जिसकी हाइट है लगभग 4500 फीट्स की, यानी कि बहुत ऊंचाई से ये फॉल आता है। लेकिन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 40 फीट्स की हाइट इसकी रह जाती है।
केम्प्टी फॉल के जस्ट सामने ही एक ओवर ब्रिज बनाया हुआ है ताकि जो वाटरफॉल है उसका अच्छा व्यू लिया जा सके, और एक्चुअल में ये एक अच्छा पिक्चर पॉइंट भी है। अगर आप यहाँ आते हैं तो काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से वाटरफॉल जस्ट आपकी हाइट पर नज़र आता है। अगर आप नीचे से पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ अपना कैमरा टिल्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जो पॉइंट है यहाँ से आप देखेंगे तो बिल्कुल हमारी सीध में वाटरफॉल आता है, जिससे कि आप काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर पाते हैं। केम्प्टी फॉल के जस्ट अपोजिट में देखें तो कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते हुए लोग नज़र आते हैं, जैसे कि यहाँ पर जिप लाइन होती है, सुपरमैन राइड होती है। मतलब कुल मिला के एक तो आदमी को जिप लाइन ही होती है एक तरह की, लेकिन दोनों तरफ से आगे और पीछे से बांध दिया जाता है और एक तरह से आप उड़ते हुए जाते हैं, इस तरह का फीलिंग आती है। वो एक्टिविटी आप कर सकते हैं। साथ में एक छोटा सा तालाब बनाया हुआ है जहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। वैसे तालाब काफ़ी छोटा है तो इतना एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं रहेगा आपका बोटिंग के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। और एक वॉकवे बनाया हुआ है ग्रीनरी से होते हुए, जहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। केम्प्टी फॉल के पास ही कुछ चेंजिंग रूम्स भी बने हुए हैं जिनका चार्ज लगता है 20 रुपीज़ पर पर्सन का, और यहाँ लॉकर की सुविधा भी दी गई है जिसमें आप 100 रुपीज़ के चार्ज के साथ अपना सामान भी डिपॉजिट कर सकते हैं। केम्प्टी फॉल जाने वाले मार्ग पर माता संतूरा देवी का मंदिर पड़ता है, जहां पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर थोड़ा सा हिल टॉप पर बना हुआ है, इसकी वजह से आपको मंदिर तक पहुंचने के लिए थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन चढ़ाई ज़्यादा नहीं है, आप इजीली पहुंच सकते हैं। और ऊपर पहुंचने के बाद बहुत ही खूबसूरत माउंटेन व्यूज़ भी नज़र आते हैं जिन्हें भी आप इंजॉय कर सकते हैं। मसूरी की अब एक बेहद खूबसूरत जगह पर हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है भट्टा फॉल। जैसा कि इसका नाम है भट्टा फॉल, ये एक वाटरफॉल है और काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ से बहता है। अब हम भट्टा फॉल के मेन व्यू पॉइंट पर पहुँच चुके हैं जहाँ से भट्टा फॉल नीचे की ओर आता है। जो इसका आगे वाला फ्लो है वो तो देखने में अच्छा है ही सही, लेकिन जो इसका मेन ओरिजिन पॉइंट है जहाँ से ये झरना गिरता है, ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि ये वाटरफॉल काफ़ी अच्छे फ्लो के साथ यहाँ पर आ रहा है। भट्टा फॉल के बारे में एक फ़ायदे की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि भट्टा फॉल को देखने के लिए आपको किसी तरह का एंट्री शुल्क नहीं देना होता। हालांकि कई बार हम देखते हैं कि भट्टा फॉल को देखने के लिए लोग 50 रुपीज़ का चार्ज दे रहे हैं या फिर रोपवे से नीचे आ रहे हैं, तो वो चार्जेस किस चीज़ के हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। भट्टा फॉल का तो जैसे मैंने आपको बताया कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन यहाँ पास में एक अम्यूज़मेंट पार्क बना हुआ है, एक फ़न जोन बना हुआ है जहाँ पर कई तरह के एक्टिविटीज़ होती हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स आपका मज़ा ले सकते हैं। उसका चार्ज लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का एंट्री के लिए। तो ये है भट्टा फॉल के पास में बना हुआ एडवेंचर पार्क, जहाँ पर एंट्री लेने के बाद आप कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जिप लाइन की एक्टिविटी होती है, जिप लाइन आप यहाँ कर सकते हैं। स्काई साइकिलिंग आप कर सकते हैं जिसमें कि एक तरह से रोप के थ्रू आप साइकिल चला सकते हैं हवा में, जो कि काफ़ी एडवेंचर एक्सपीरियंस होता है। साथ ही नीचे की साइड आप देखेंगे तो एक छोटी सी झील नुमा बनाई हुई है जिसे कई लोग भट्टा झील भी बोल देते हैं। यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं, इस फाउंटेन का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन ये जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ अंदर होती हैं इनका चार्ज अलग से होता है। जो भी एक्टिविटी आप करते हैं उसका सेपरेट चार्ज होता है एंट्री चार्ज के अलावा, तो वो आपको यहाँ पे करना होता है। बाकी ये जगह काफ़ी खूबसूरत है। अब बात करते हैं कि भट्टा फॉल तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। भट्टा फॉल का डिस्टेंस मसूरी सेंटर से लगभग 11 किलोमीटर्स का है और ये देहरादून रोड पर पड़ता है। जब हम मसूरी से देहरादून जाते हैं तो उस रास्ते पर पड़ता है भट्टा फॉल। भट्टा फॉल के लिए आप दो तरह से जा सकते हैं, या तो आप केबल कार की सहायता से जा सकते हैं जिसका चार्ज लगता है 250 रुपीज़ पर पर्सन का, यानी कि 250 रुपये पर व्यक्ति का अप एंड डाउन का।
और अगर आप केबल कार से नहीं जाना चाहते हैं तो व्हीकल भी भट्टा फॉल तक नीचे की ओर जाता है। मेन रोड से एक रास्ता फटता है जिससे कि नीचे का जो डिस्टेंस है भट्टा फॉल तक का वो लगभग 1.5 किलोमीटर का है। तो आप अपना व्हीकल भी लेकर जा सकते हैं। व्हीकल की पार्किंग का चार्ज लगता है, अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो 100 रुपीज़, अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो 30 रुपीज़ का चार्ज लगता है और आप नीचे की ओर बड़ी आराम से जा सकते हैं। जब आप केबल कार से नीचे की ओर आते हैं भट्टा फॉल को देखने, तो कुछ इस तरह से जो ये केबल कार हैं यानी कि जो उड़न खटोले हैं वो नीचे तक आपको ड्रॉप करते हैं एडवेंचर पार्क के अंदर। और अगर आप इस केबल कार के थ्रू आते हैं एडवेंचर पार्क में तो आपको एडवेंचर पार्क का जो 50 रुपीज़ का चार्ज है वो नहीं देना होता। मसूरी के अब एक धार्मिक स्थान पर हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है दलाई हिल्स। इसे हैप्पी वैली के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ जो वैली का व्यू नज़र आता है वो तो खूबसूरत है ही सही, लेकिन जब इस नज़ारे को आप देखते हैं तो अंदर से आपको एक खुशी का अनुभव होता है। वैसे इसका नाम दलाई हिल्स इस वजह से है कि यहाँ पर एक बौद्धिज्म टेम्पल बना हुआ है जहाँ पर आप दर्शन भी कर सकते हैं भगवान बुद्ध के। मैं आपको थोड़ा सा अंदर भी लेकर चलूँगा मॉनेस्ट्री के अंदर, इस मंदिर के अंदर, और मंदिर को अंदर से भी हम देखेंगे। मॉनेस्ट्री के अंदर प्रवेश करते ही जो बौद्धिज्म कल्चर है उसकी छाप हमें नज़र आती है। जो बौद्धिज्म कल्चर में जो पेंटिंग्स होती हैं, जो देवी देवता होते हैं, वो सभी नज़र आते हैं। और मॉनेस्ट्री के अंदर आते ही सबसे पहले दलाई लामा का एक यहाँ पर स्टैचू बोल सकते हैं या फिर एक पेंटिंग लगी हुई है जो कि जस्ट सेंटर में है, और पीछे है भगवान बुद्ध की प्रतिमा जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही कुछ और देवी देवता हैं जिनके भी स्टैचूज़ साइड में यहाँ पर विराजमान हैं। बौद्धिज्म मंदिर के बाहर कुछ इस तरह से प्रेयर व्हील्स भी लगाए गए हैं जिन्हें आप यहाँ इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। एक्चुअल में ये बौद्धिज्म कल्चर का एक ट्रेडिशन है। जैसे कि हम मंदिरों में जाकर घंटियाँ बजाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, उसी तरह से बौद्धिज्म कल्चर में इस तरह से आप जब बेल्स को घुमाते हैं तो एक तरह का प्रेयर करने का तरीका है ये। मॉनेस्ट्री के अंदर एक काफ़ी बड़ी प्रेयर व्हील भी है जिसे भी आप चाहें तो यहाँ रोटेट कर सकते हैं। इसको रोटेट करने के लिए इस तरह से यहाँ पे कड़े भी लगाए हुए हैं और इस तरह से आप इसको रोटेट जब करेंगे तो एक रिंग बजती है, यानी कि ऊपर एक बेल भी लगाई हुई है जो कि आप जब इसको घुमाते हैं तो वो बजती है। और इसको घुमाते हुए आप अपनी विशेस भी यहाँ मांग सकते हैं। अभी जो बौद्ध मंदिर में हमने दर्शन किए उसका रास्ता कुछ नीचे से होकर जाता है, लेकिन जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा है हिल टॉप के ऊपर, उसके लिए हमें एक अलग रास्ता पकड़कर थोड़ा ऊपर की ओर जाना होता है। अभी डिस्टेंस हमें भी एक्चुअल पता नहीं है कि कितना डिस्टेंस है, लेकिन ऊपर जाकर हम आपको क्लियर करेंगे कि कितना डिस्टेंस है और कितनी देर में आप पहुंच जाते हैं। फाइनली अब हम दलाई हिल्स के मेन पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां भगवान बुद्ध की काफ़ी बड़ी प्रतिमा विराजमान है। इस पॉइंट तक आने पर हमें सिर्फ लगभग 5 से 10 मिनट का समय लगा और ये डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है, लगभग 200 से 300 मीटर का डिस्टेंस है। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव होगा। जो तिब्बतियन कल्चर है, जो बौद्धिज्म कल्चर है, वो इस पूरी जगह में आपको फैला हुआ नज़र आएगा। इतने सारे फ्लैग्स यहाँ पर एक साथ लगाए गए हैं कि जब आप इस नज़ारे के साथ पिक्चर्स क्लिक करेंगे तो ऐसा लगेगा आप एक अलग व्यू में आ चुके हैं, एक नई चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और साथ ही इस जगह का नाम दलाई हिल्स तो है ही सही, लेकिन जो हिल वाला वर्ड है उसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ साइड से जब आप देखेंगे तो हिल का एक अलग ही नज़ारा नज़र आता है। दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आते हैं और पहाड़ का जो ये खूबसूरत नज़ारा आपका मन मोह लेगा।
दलाई हिल पर जो ये कई सारे फ्लैग्स हमें नज़र आते हैं, इनके बारे में मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी शेयर करना चाहूँगा। ये जो फ्लैग्स हैं ये स्पेसिफिक 5 कलर्स के होते हैं और ये 5 कलर हमारे पंच तत्वों को दर्शाते हैं, वो 5 एलिमेंट्स जिनसे हमारी बॉडी बनी हुई है, जो कि है जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। ये सभी फ्लैग्स इन 5 तत्वों को दर्शाते हैं। जैसे कि जो रेड कलर है वो फायर को दर्शाता है, यानी कि अग्नि को दर्शाता है। जो वाइट कलर है वो एयर को, यानी कि जो हवा है उसे दर्शाता है। इसी प्रकार से ये जो 5 कलर हैं ये 5 एलिमेंट्स को दर्शाते हैं। दलाई हिल्स के बारे में मैं आपके साथ कुछ ज़रूरी जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि जब 1959 में दलाई लामा विस्थापन के बाद भारत आए थे तो वो सबसे पहले दलाई हिल नामक इस स्थान पर ही आए थे और उन्होंने अपना कुछ समय यहीं पर बिताया था और इसके बाद जाकर वो धर्मशाला में सेटल हुए थे। इस वजह से इस जगह का इम्पोर्टेंस है और यहाँ पर भगवान बुद्ध की काफ़ी बड़ी प्रतिमा भी है जिनके भी हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। मसूरी में अब हम पहुंच चुके हैं कंपनी गार्डन में, जो कि टूरिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा मशहूर है और यहाँ एंट्री करते ही हमें काफ़ी खूबसूरत फाउंटेन्स नज़र आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कंपनी गार्डन के बारे में कि यहाँ पर प्रवेश करने का शुल्क लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का, यानी कि 50 रुपये पर व्यक्ति का यहाँ पर टिकट चार्ज आपको देना होता है। और कंपनी गार्डन एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है जहाँ पर आप प्राकृतिक नज़ारों को बड़े आराम से एंजॉय कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पर कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, कई तरह के एडवेंचर टास्क आप कर सकते हैं। बोटिंग वगैरह की भी सुविधा है जो कि हम आगे बढ़कर देखेंगे, लेकिन यहाँ से शुरुआत हो जाती है कंपनी गार्डन की। कंपनी गार्डन में ही आपको वैक्स म्यूज़ियम भी देखने मिलेगा, जहां पर नेता, अभिनेता, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके मोम के पुतले यहां पर सजो के रखे गए हैं, जो कि आर्टिस्ट द्वारा बनाए गए हैं। ये पुतले हूबहू वैसे ही नज़र आते हैं जैसे कि वो नेता, अभिनेता या सेलिब्रिटीज़ हैं। और साथ में यहाँ पर एक फूड कोर्ट भी है जो कि काफ़ी बड़े एरिया में है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। बच्चे अगर आपके साथ आए हैं तो इस तरह से जो मिक्की माउस वगैरह हैं तो उनके लिए काफ़ी फ़न एक्टिविटीज़ का ये साधन है जो कि वो यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। कंपनी गार्डन में ही एक छोटा सा लेक बनाया गया है। ये लेक ज़्यादा तो बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोटिंग की जा सकती है और बोटिंग करने के लिए आपको एक तरह से पैडल बोट मिलती है जिसका मज़ा आप यहाँ पर ले सकते हैं। बोटिंग करने के चार्जेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक पर्सन का 50 रुपीज़ चार्ज लगता है। अगर आप एक बोट में 2 व्यक्ति हैं तो 100 रुपीज़ चार्ज होता है। कंपनी गार्डन के अंदर ही एक वाटरफॉल बनाया गया है। हालांकि ये वाटरफॉल आर्टिफिशियल है लेकिन देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो आप यहाँ जब आएंगे तो आप देखेंगे कि कई सारे पर्यटक यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो अगर आप भी चाहें तो इस वाटरफॉल के साथ अपने कुछ पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। कंपनी गार्डन के अंदर ही एक फ्लावरिंग नर्सरी बनाई गई है जिसमें विभिन्न प्रकार के फूलों को आप देख सकते हैं और ये नर्सरी काफ़ी सारे वैरायटी के फ्लावर्स अपने अंदर सजोए हुए हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे इस पोर्शन में भी काफ़ी डिफरेंट अलग अलग कलर के फूल हैं और पीछे की साइड भी काफ़ी बड़ी वैरायटीज़ हैं यहाँ पर फूलों की। अब हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं मसूरी के जहां से मॉल रोड की शुरुआत होती है। इस पॉइंट का नाम है पिक्चर पैलेस। जो मॉल रोड है उसकी खास बात क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़कर हम देखेंगे। अब मॉल रोड के मुख्य एरिया के अंदर हमने प्रवेश कर लिया है। वैसे तो मॉल रोड काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी सारे मार्केट एरिया आते हैं, जैसे कि कुलरी बाज़ार इसमें आता है, लाइब्रेरी बाज़ार इसमें आता है। लेकिन यहाँ की ख़ास बात यह है कि एक तरह का लोकल मार्केट है और टूरिस्ट के बीच में इसलिए मशहूर है बिकॉज़ यहाँ पर हर तरह की दुकानें आपको मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आप कुछ कपड़े लेना चाहते हैं तो कपड़ों की दुकानें आपको यहाँ मिल जाएंगी। अगर आप कोई फूड आइटम ट्राई करना चाहते हैं तो फूड आइटम की दुकानें आपको मिल जाएंगी।
साथ ही अगर आप कोई हैंडीक्राफ्ट या फिर जो फैंसी चीज़ें होती हैं वो अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी शॉप्स मिल जाएंगी। हैंडीक्राफ्ट की दुकानें साइड में हैं, और इस तरह के अगर आप कुछ शो पीस वगैरह लेना चाहते हैं तो उसकी दुकानें मिल जाएंगी। मतलब कुल मिला के एक तरह का कॉम्पैक्ट मार्केट है जिसमें कि हर तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और जब हम शाम के समय यहाँ आते हैं तो एक अलग ही नज़ारा होता है, जगमगाता हुआ ये मॉल रोड नज़र आता है। तो शाम के समय आप यहाँ ज़रूर आएँ। अभी हम मसूरी मॉल रोड पर ही चल रहे थे, लेकिन बीच में एक ऐसा पॉइंट आया है जहाँ से बहुत ऊपर हम खड़े होकर पूरा देहरादून का नज़ारा देख सकते हैं। और जब रात्रि के समय हम देहरादून का नज़ारा देखते हैं तो ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा नज़र आता है। नीचे जो पूरा देहरादून है वो जगमगाता हुआ नज़र आता है। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स का जो मिल्की वे है, यानी कि जो तारों का समूह है, वो एक साथ हमें नज़र आ रहा है। रात को तारों का नज़ारा अगर आसमान में देखें तो तारे भी इतने ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे जितने कि देहरादून के घरों की जो लाइट्स नज़र आ रही हैं वो यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो अच्छा पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर खड़े होकर इस खूबसूरत नज़ारे को निहार सकते हैं। अब रात्रि हो चुकी है, हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं। हमारा डिनर रेडी है जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। और अब डिनर के बाद हमारे इस ट्रिप के पहले दिन का समापन होता है। आज है हमारा दूसरा दिन मसूरी में, और अब हम चल रहे हैं धनौल्टी के लिए, जिसका डिस्टेंस मसूरी सेंटर से लगभग 32 किलोमीटर्स का है। फाइनली अब हम धनौल्टी में पहुंच चुके हैं, और धनौल्टी में जो सबसे पहला स्थान हम देखने जा रहे हैं वो है माँ सरकुंडा देवी मंदिर, जहां पर हम दर्शन करेंगे। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये 51 शक्तिपीठों में से एक है, और मंदिर तक जाने के लिए आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक तो आप बाय वॉक जा सकते हैं मंदिर तक, और मंदिर का रास्ता लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है। कुछ सीढ़ियां हैं, कुछ रास्ता है जो कि आपको 1.5 किलोमीटर एक तरह से पहाड़ पर खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए जाना होता है। और दूसरा तरीका है बाय रोपवे, यानी कि केबल कार के थ्रू आप बड़ी आसानी से ऊपर जा सकते हैं। एक टिकट का मूल्य है 205 रुपये, यानी कि एक व्यक्ति का 205 रुपये लगता है अप एंड डाउन का, ऊपर और नीचे जाने का। तो चलिए अब चलते हैं रोपवे के थ्रू माँ के दर्शन के लिए। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं माँ सरकुंडा माता के मुख्य परिसर में। ये प्रांगण है माँ सरकुंडा माँ का, और आप मंदिर देखेंगे तो मंदिर बड़े ही खूबसूरत डिज़ाइन में बनाया गया है। मंदिर का जो बाहर से आर्किटेक्चर है बड़ा ही खूबसूरत है। एक तरह से स्लोप के रूप में मंदिर को डिज़ाइन किया गया है। मुख्य मंदिर के साथ साथ मंदिर में और भी कुछ छोटे मंदिर बनाए गए हैं। एक भगवान शिव का मंदिर है जहाँ पर भी हम दर्शन करेंगे। वैसे माँ सरकुंडा देवी मंदिर के बारे में जो विशेषता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। माँ सरकुंडा देवी को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर माँ सती का जो सिर वाला पोर्शन था, यानी कि सिर यहीं पर गिरा था, इस वजह से इस स्थान को शक्तिपीठ भी कहा जाता है, और ये एक सिद्ध पीठ भी है। माँ सरकुंडा देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं आपको यहाँ से दिखने वाला जो नज़ारा है वो दिखाना चाहूँगा, क्योंकि दूर तक हिमालय की रेंज नज़र आती है। क्योंकि माँ सरकुंडा देवी का मंदिर इतनी ज़्यादा हाइट पर बनाया गया है कि दूर दूर तक के जो बड़े पहाड़ हैं जहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है वो यहाँ से नज़र आते हैं। मैं आपको थोड़ा पास से भी दिखाना चाहूँगा। वहाँ दूर देखेंगे तो बादल नज़र आते हैं, मतलब वो पहाड़ इतनी हाइट पर हैं कि बादल बिल्कुल उनके जस्ट ऊपर हैं और बर्फ़ जमी हुई है। पूरा का पूरा जो वैली का व्यू है वो यहाँ से नज़र आता है।
सुरकंडा देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं धनौल्टी के इको पार्क को एक्सप्लोर करने। ये एक प्राकृतिक नेचुरल पार्क है जहाँ पर कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि बर्मा ब्रिज, और यहाँ पर आपके बच्चों, अगर आपके साथ बच्चे वगैरह आए हैं तो उनके लिए झूले वगैरह का भी इंतज़ाम किया गया है। और बीच में लिखा हुआ है आई लव धनौल्टी, जिसके साथ आप कुछ अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। धनौल्टी से अब हम वापस मसूरी चल रहे हैं जहां पर और भी कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिन्हें अब हम देखेंगे। अब मसूरी के एक फेमस स्थान पर हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है मसूरी लेक। इसका नाम मसूरी के नाम पर ही रखा गया है, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल लेक है, ये कोई प्राकृतिक झील नहीं है। और इसकी जो साइज़ है वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोटिंग होती है। अगर आप चाहें तो यहाँ बोटिंग कर सकते हैं, मतलब अच्छी जगह है। अगर आप थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अगर कपल्स में हैं या फैमिली है या आपके साथ बच्चे हैं, तो यहाँ आ ज़रूर सकते हैं। एक शांत जगह है और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको यहाँ आकर। मसूरी के अब सबसे हाईएस्ट व्यू पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है लाल टिब्बा। यहाँ पर एक कैफ़े भी बना हुआ है जिसके ऊपर जाकर आप पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा ले सकते हैं और इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं। एक्चुअल में इस पॉइंट की ख़ास बात यह है कि यहाँ से दूर दूर तक पहाड़ों की रेंज नज़र आती है और जो बर्फ़ वाले पहाड़ हैं वो भी नज़र आते हैं। और अगर आप लाल टिब्बा कैफ़े पर जाना चाहते हैं तो 50 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है, ऊपर से अगर आप व्यू देखना चाहते हैं उसके लिए। लेकिन अगर आप अपना 4 व्हीलर यहाँ पर लेकर आते हैं तो पार्किंग चार्ज लगता है 150 रुपये आपके व्हीकल का। तो अगर आप चाहते हैं तो पार्किंग यहाँ पर कर सकते हैं और इस कैफ़े पे ऊपर जाकर व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। एक पर्सनल सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो लाल टिब्बा को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे कई बेहतर नज़ारे आप धनौल्टी में देख सकते हैं। तो अगर आप धनौल्टी जा रहे हैं तो लाल टिब्बा आपके लिए वर्थ इट प्लेस नहीं रहेगी। मसूरी के इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए मैं आपको मसूरी के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी बताना चाहूँगा। मसूरी की खोज लगभग आज से 200 साल पहले 1825 में मिलिट्री ऑफिसर कैप्टन यंग ने की थी, जो कि एक ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर थे। तो उन्होंने इसकी खोज की थी। उसके बाद उन्होंने अपना यहाँ घर बनाया और फिर धीरे धीरे करके लोग यहाँ पर आकर रहने लगे। और मसूरी का नाम मंसूर नामक पौधे से पड़ा है जो कि मसूरी में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अब इन सभी स्थानों को देखने के बाद अगर आप मसूरी घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं तो अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि कैसे आप अपने टूर की प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको 2 ऑप्शंस के बारे में बताना चाहूँगा जिससे कि आप अपना टूर प्लान कर सकते हैं। एक तो आप अपनी जर्नी स्वयं ही प्लान करें, यानी कि सेल्फ अरेंजमेंट के साथ मसूरी पहुँचें और सारे प्लेसेस अपने बेसिस पर ही देखें। और दूसरा ऑप्शन होता है टूर पैकेज लेने का, जैसे कि हमने भी एक ट्रैवल पैकेज लिया, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको मसूरी घूमने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी। मसूरी घूमने के लिए आपको 2 से 3 दिनों की आवश्यकता होगी। अगर आप मसूरी और धनौल्टी देखना चाहते हैं तो 3 दिन आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे, जिसमें कि आप सारे प्लेसेस अच्छे से कवर कर सकते हैं। और अगर बात करें फूड फैसिलिटी के बारे में कि मसूरी में आपको सस्ता और अच्छा खाना कहाँ मिल जाएगा, तो वो एरिया भी घंटा घर वाला एरिया है जहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबे हैं, लोकल दुकानें हैं जहाँ पर आप अच्छा फूड ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ धर्मशाला भी हैं, जैसे जैन धर्मशाला है, वहाँ पर भी अगर आपको रूम मिल जाता है तो वहाँ बहुत सस्ते में रुक सकते हैं। और काफ़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ पर मतलब बजट फ्रेंडली तरीके से अच्छा फूड आपको अवेलेबल हो जाता है। अभी जिस महीने में हम मसूरी घूमने के लिए आए हैं ये महीना है मार्च का। लेकिन अगर बात करें कि कौन से महीने में आपको मसूरी घूमने के लिए आना चाहिए तो आप यहाँ पर साल भर में कभी भी आ सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सीज़न टाइम होता है वो होता है अप्रैल से लेकर जून तक का, जिस दौरान मसूरी में आपको बहुत ज़्यादा क्राउड नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नज़र आएगी। और यहाँ के जो रेट्स हैं, चाहे होटल्स के हों चाहे ट्रांसपोर्ट के हों, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं आपको अपनी पर्सनल सलाह दूँ तो आपको अप्रैल से लेकर जून तक के महीने को अवॉइड करना चाहिए। बाकी टाइम अगर आप आते हैं तो आप
आप आराम से कम खर्च के साथ मसूरी को घूम सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि मसूरी आप अपने सेल्फ अरेंजमेंट के साथ कैसे घूम सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप मसूरी के लिए अपना टूर पैकेज बुक करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। हमने मसूरी घूमने के लिए एक टूर पैकेज बुक किया था, जिसमें सिर्फ मसूरी नहीं, मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार, ये चारों प्लेसेस घूमने के लिए फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ एक पैकेज बुक किया था, जिसका ड्यूरेशन था 5 नाइट 6 डेज़ का। और ये पैकेज में हमें सारी फैसिलिटी मिली, जैसे कार की फैसिलिटी मिली, जिससे कि हमने सारे साइट सीन्स करें। जो अच्छे खासे होटल, लग्जरी होटल रहते हैं, वो हमको मिले। उसमें ब्रेकफास्ट और हमारा जो डिनर था वो भी पैकेज में इंक्लूडेड था। ये सारी चीज़ें हमें इस पैकेज में इंक्लूडेड मिली 16,500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। लेकिन ये पैकेज आपके लिए सस्ता भी पड़ सकता है अगर आप मेंबर्स थोड़े ज़्यादा हो जाएं। और वो कितनी रेट होगी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगर आप 4 व्यक्ति आते हैं तो ये रेट आपके लिए 14,500 रुपये पड़ती है पर पर्सन के हिसाब से। सारी फैसिलिटीज़ जो मैंने आपको बताई वो सेम रहेंगी। और अगर आप 6 से 7 लोग आते हैं तो इसकी रेट हो जाती है 12,900 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। और अगर इससे भी ज़्यादा लोग आप आते हैं तो रेटें और ज़्यादा कम हो जाती हैं। कुल मिला के बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी रेट कम होगी, लेकिन फैसिलिटी वही रहेगी। तो अगर आप हमारी तरह ही अपना पैकेज बुक करना चाहते हैं तो आप फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ अपना पैकेज बुक कर सकते हैं। उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना पैकेज बुक कर सकते हैं। जो प्राइसिंग है इस पैकेज की वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है सीज़न वाइज, तो आप उनको कॉल करेंगे तो आपको एग्जैक्ट जो प्राइस है उसके बारे में पता लग जाएगा कि आपको किस टाइम पे जाना है। उसके हिसाब से जो प्राइसिंग है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहती है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे। तो ये है मसूरी और मसूरी घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।